मुझे ऐसा लगता है कि लोग आज भी अटल जी के नेतृत्व के शासन को याद करते हैं और इसलिए मुझे लगता है ये अनुभव जो है, ये अनुभव अब हमको भविष्य की तरफ लेकर जाने वाला महत्वपूर्ण अनुभव है। बहनों और भाइयों, हमने 3 बातें निश्चित की थी कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, हमारी प्रेरणा है, देशभक्ति। देखिए, ये कार्यकर्ताओं का मैंने सत्कार किया, क्या मिला इन कार्यकर्ताओं को? कई मुश्किल से किसी लोगों को कोई पद मिले होंगे, पर समाज में जब हमारे पार्टी को कोई पूछ नहीं रहा था, जब सम्मान नहीं था, मान नहीं था, सत्ता अनेक माइलों तक दूर थी, जब कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कोई रिस्पेक्ट नहीं था, तब हमारे इन सब हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना जवानी, अपनी जीवन पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया, पार्टी के लिए बलिदान किया, अपना जीवन समर्पित किया। उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और बलिदानों के कारण, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण, उनसे आधे उम्र में रहने वाला मेरा जैसा छोटा सा कार्यकर्ता आपके आशीर्वाद से शिखर पर खड़ा है। ये मेरी गुणवत्ता और कर्तृत्व नहीं है, इन कार्यकर्ताओं की पुण्याई है जिसके भरोसे मैं खड़ा हूं। अगर ये लोग अगर काम नहीं करते तो ये दिन हमको कहां से दिखता? इन्होंने अपने जीवन में ये त्याग, बलिदान, तपस्या सब करके ये कमाया है और हमको मिला है विरासत के रूप में। उनका क्या कहना है? वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं पार्टी अच्छी चलाओ। कभी कभी कार्यकर्ता, मैंने अध्यक्ष बनने के बाद एक बार उदाहरण बताया था कि एक 80 साल के कार्यकर्ता मेरे पास आए थे और रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि मैं 1951 से काम कर रहा हूं, मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सका, खुद का घर नहीं बना सका, आज मेरी उम्र बहुत हो गई, मैं थक गया हूं, आज भी किराए के मकान में रहता हूं, कभी कुछ नहीं किया, जनसंघ का काम करता रहा, भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहा। मैं अखबार में पढ़ता हूं, मुझे बहुत दुख होता है, कोई बातें छप के आती है, मुझे बड़ा दुख होता है। नितिन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, ये पार्टी अच्छी तरीके से चले और जो उद्दिष्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था हमारे सामने, उसके लिए आगे जाए, इतना ही हमको आपको कहना है। और इसलिए पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी, संगठन के चलेगी, विचारों की चलेगी। और इसलिए आज हमारे सामने आह्वान है। आपको शायद ये मीडिया में कभी अच्छा लिखते, बुरा लिखते, जिनको लिखना है लोकतंत्र में अधिकार है, उसकी चिंता मत करिए। एक बात याद रखिए, आज हम लोग देश में हमारे 165 सांसद हैं, करीब 1150 हमारे विधायक हैं, कितने मेयर हैं, कितने गांव में काम करने वाले अनेक सरपंच पंच, कितने लोग हैं। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ मुझे आश्चर्य लगता है। मैं चेन्नई गया था, 1 लाख हेड काउंट लोग, बड़े सभा हुई। मैं हंस रहा था कि मैं चेन्नई में जाकर मैं जो अंग्रेजी में बोल रहा था तो उसके बाद भी लोगों को समझ में कमी आती थी, फिर तमिल में ट्रांसलेट होता था, फिर भी वो लोग भारत माता की जय और नारा देकर जोश में चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। मैं समझ रहा था या मेरी भाषा नहीं, ये शहर मुझे मालूम नहीं, वो क्या बोल रहे मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ ये नहीं समझ रहे। और इतना सब होने के बाद ये लाखों कार्यकर्ता बार बार नितिन गडकरी जिंदाबाद, काय का नितिन गडकरी, इनको कभी मालूम नहीं, इन्होंने कहीं देखा नहीं, इनको कुछ पता नहीं। तो कभी कभी मन में लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, साला मैं तो सांप बन गया जो गाना था वैसा हो गया, मैं एक सांप बन गया। तो आदमी में बहुत जल्दी अहंकार जागृत होता है। डेल कार्नेगी का किताब था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। उसने पहली बात कही है कि किसी के घर पे जाओ तो उसकी तारीफ करो। अगर विजय जॉली मुझे मिलेंगे तो मैं कहूँगा यू आर अ वेरी डायनेमिक फेलो, वेरी स्वीट, वेरी चॉकलेट हीरो। भले उनके बाल चले भी होंगे तो भी यू लुक लाइक ए हीरो। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही करो तो आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी। बहनों और भाइयों, जो कार्यकर्ता अनेक माइलों से दूर, जिनकी संस्कृति, जिनकी भाषा, जिनकी पद्धतियाँ अलग अलग थी, इतने दूर से आए थे, रोड पर धूप में बैठे थे, उनके पीछे विचार, यही उनके बीच में सबसे बड़ी, हमारे बीच में धागा था। केरल से हो, आसाम में हो, कन्याकुमारी हो, कहीं भी जाओ, बंगाल हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो,
अरुणाचल हो, आसाम में मैं एक बार गया था तो आसाम में मैं बांग्लादेश से 4 किलोमीटर पर था। और जब अंडमान निकोबार गया तो मैं हेलीकॉप्टर से साउथ पॉइंट, जो इंदिरा जी का वहाँ एक बहुत स्मारक बना है, वहाँ तक गया तो उन्होंने कहा ऐसे 40 किलोमीटर इंडोनेशिया है। अलग अलग भाषा, अलग वेश, अलग संस्कृति, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का विचार को लेकर काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ता, ध्येयवादी कार्यकर्ता, चाहे कुछ भी हो, मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, चाहे कोई 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां कहकर काम से करने वाला कार्यकर्ता। मैं आपको सही बताता हूं, हम नेता लोग पार्टी की बड़ी ताकत नहीं है। अगर सबसे बड़ी ताकत है तो मेरे सामने बैठे हुए ये कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मुख्यमंत्री एक्स मुख्यमंत्री बन सकता है, एमपी एक्स एमपी बन सकता है, एमएलए एक्स एमएलए बन सकता है, पर कार्यकर्ता कभी एक्स कार्यकर्ता नहीं बन सकता। जब लोग मुझे पूछते हैं मुझे काम नहीं है, तो मैं कहता काम ढूंढ लो, उसमें क्या है, आप सोचो और काम शुरू करो, चिंता क्यों करते हो। इतने शक्तिशाली ताकतवान कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। हम एक अच्छा वेल डिसिप्लिन संगठन है, हम लोकतांत्रिक संगठन है, सामूहिक नेतृत्व है, परिवारवाद से दूर है। किसी उद्योगपति जैसे रामलाल जी ने कहा, किसी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स, इसको डिस्क्रिमिनेट करने वाली हम पार्टी नहीं है। हम लोग समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। हमारा कोई भी निर्णय जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाला नहीं होना चाहिए। हम इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयवाद को समाप्त करना चाहते हैं और सामाजिक और आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ये हमारा मिशन है। आज क्या अवस्था बनी है, 1947 से लेकर आज तक करीब 62-63 साल के इस इतिहास में क्या स्थिति है देश की। आज हमारे देश में 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है। 10 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नक्सलवादी कार्रवाइयों के कारण रोज हमारे अनेक मिलिट्री के ऑफिसर हो, पुलिस हो, सुरक्षा बलों के सैनिक हो, शहीद हो रहे हैं। हमारी सीमाएं असुरक्षित है। 3500 किलोमीटर हमारी सीमा है चीन की, कोई उसकी चिंता नहीं हो रही है। पाकिस्तान से आतंकवादी घुस रहे हैं। इस देश में निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही है और ऐसे स्थिति में हमारी सरकार, ये दुर्भाग्य का विषय है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए भी आतंकवाद का तुष्टीकरण कर रही है। आतंकवाद का तुष्टीकरण हो रहा है। सेक्युलरवाद के नाम पर क्या इस देश में आतंकवाद का तुष्टीकरण होगा? आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए नक्सलवादी मूवमेंट में रहे हुए लोगों से कांग्रेस पार्टी ने सहकार्य लेना, क्या ये बात इस देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है? बहनों और भाइयों, देश के सामने सत्ता क्या सर्वस्व है? क्या आप एमएलए एमपी नहीं बने तो क्या जी नहीं सकते? क्या मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना यही जीवन का आखिरी लक्ष्य है? मुझे लगता है कि यह आखिरी लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे ऐसा आप सबके बारे में सामने एक विषय रखना है कि हम सब एक कमिटमेंट के साथ ये तय करें कि हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। सुखी, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र निर्माण करना हमारा सपना है और वो कैसा करेंगे उसका मार्ग भी हमको निश्चित करना होगा। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, मैं किसानों में काम करता हूं, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इस देश के किसानों की आत्महत्या हम रोक सकते हैं। हम जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बढ़ी है उसको कम कर सकते हैं। हम गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, वो संवेदनशीलता हमारे पास है। और हमने इसके लिए किस प्रकार से काम करेंगे इसकी योजना बनाई है। और आज मुझे आपके सामने कहते हुए इस बात का अभिमान होता है कि विकास, डेवलपमेंट, इसके 8 बिंदु है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने हर राज्य के विकास की जो प्रमुख मुद्दे हैं 8 बिंदु उसके हैं। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और जहां एनडीए के राज्य है, ये पूरे देश में कांग्रेस राज्यों की तुलना में इन सब विषयों में आगे है और अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रकार से हमारी ये ताकत है। गुजरात में गरीब मेला हुआ,
एक एक जिले में 1-1 लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठा हुए और गरीबों को कुछ न कुछ मेले में उस जिले के लोगों को अनेक योजनाओं का फायदा मिला। उसका अनुभव लेकर मध्य प्रदेश ने अंत्योदय मेला शुरू किया। हर कार्यक्रम में 50,000 लाख लोग आए, गरीब से गरीब लोग आए, उनके कल्याण की योजनाएं, उनके कार्यक्रम वहाँ हुए। मैं एक बार कर्नाटक में गया था, जब मंत्रियों के साथ 3-4 घंटे बैठा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1.80 था। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए। कुछ कार्यक्रम दिए, 1 साल के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 6% हुआ। इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट थे वो पूरे किए गए। 1 लाख हेक्टेयर जमीन वेस्टलैंड बायोडीजल बनाने के लिए, उसके लिए करंज जैसे क्रॉप्स लगाने के लिए 10,000 रुपये अनुदान पर एकड़ से सरकार ने योजना जाहिर की। 18 लाख किसानों को मुफ्त में बिजली दी और केवल 1% ब्याज से क्रॉप लोन देना शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। हम लोग जहां हमारी सत्ता है, सत्ता के माध्यम से, गुड गवर्नेंस की, सुशासन के माध्यम से हम वहां के राज्य का विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे। और जहां हम अपोजिशन पार्टी में हैं, हम अपोजिशन पार्टी में लोकतंत्र में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के रूप में हमारे ऊपर जो दायित्व है, उसके आधार पर जनता के सवालों को लेकर संघर्ष करेंगे। आज 3 बातों को लेकर देश में विशेष रूप से समस्याएं खड़ी है: भ्रष्टाचार, काला धन और महंगाई। महंगाई का संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा विश्वास है कि अगर सही आर्थिक नीति अगर अपनाई जाती है तो महंगाई कम हो सकती है। 18% इन्फ्लेशन का रेट हुआ है, सब रिकॉर्ड टूट गए। 58,000 करोड़ का अनाज इस देश में सड़ जाता है। क्या इसको रोका नहीं जाता? रोक सकते हैं, पर रोकने की इच्छा शक्ति तो चाहिए। और बहनों और भाइयों, हम ऐसी आर्थिक नीति हमने बनाई है, विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मैं आसाम में गया तो आसाम के लोगों ने अभी परसों विजन डॉक्यूमेंट आसाम का तैयार हुआ। हमने निश्चित रूप से अनेक राज्यों को कहा है कि आप आगे आने वाले 15 साल 20 साल के लिए एक नीति बनाइए कि हमको क्या करना है। और हमारे यहाँ भी करीब बहुत लोग रात दिन काम कर रहे हैं। करीब 57 नए इनिशिएटिव पार्टी ने लिए हैं और समाज के बहुत अच्छे लोगों से मदद लेकर हिंदुस्तान की विजन 2025 हमने लगभग अंतिम इसमें आया है। हम मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से सलाह ले रहे हैं और इसके बाद मेरा विश्वास है कि इस मार्ग से जाकर हम हिंदुस्तान के भविष्य को, तकदीर को बदल सकते हैं। सभी बातों के बारे में विस्तृत चर्चा करना आज उतना समय नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है भ्रष्टाचार। उसकी भी योजना हमने तैयार की है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ई परचेस, ई टेंडर, ई गवर्नेंस, ई बैंकिंग, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार में कोई आए नहीं, सरकारी अफसर कोई मिलने की जरूरत ही नहीं, उसके घर में बैठकर उसका काम हो जाएगा। टेंडर निकलेगा तो ग्लोबल टेंडर हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार है ये हमारी गरीबी, भुखमरी और महंगाई का एक महत्वपूर्ण कारण है। आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है, देश को लूटा जा रहा है, जैसे चोर और डकैत रात को गांव में घुस जाते हैं और संपत्ति को लूटते हुए भागते हैं, उस प्रकार से यूपीए की सरकार ने लूट मचाई है, लूट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये कैंसर है। और इसलिए एक बात कांग्रेस के और यूपीए के भ्रष्टाचार पर टीका टिप्पणी करते हुए हमको ध्यान में रखना होगा कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, ये भी हमने उतना ही शुद्ध रखना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पैसा कमाना गुनाह नहीं है। आप सनदशीर मार्ग से, आपके विजन के साथ आप व्यवसाय करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, पैसे कमाइए, कोई गलत बात नहीं है। पर राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम एमएलए एमपी इसलिए बने कि हमारा कमाई का धंधा, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस पार्टी में जगह नहीं है।